नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी। लोकसभा टीवी पर खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा, सेवा, सुशासन और गरीबों का कल्याण कर रहे देश के प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता को ठगा। कोविड के बाद एक्शन में दिखे सीएमएचओ, लगातार दूसरे दिन चली निजी नर्सिंग होम सील करने की कार्यवाही। रेत का अवैध उत्खनन बना खतरा, खनिज विभाग ने मूंदी आंखें। मनरेगा कर्मचारियों ने राज्य सरकार को दी चेतावनी, मांगों पर नहीं किया अमल तो देंगे सामूहिक इस्तीफा। और आर्थिक तंगी के चलते अंधेरे में है एक परिवार, नहीं आया कोई मदद के लिए सामने। आइए अब खबरों को देते हैं विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर भाजपा संगठन के तमाम लोग इन 8 साल के कार्यों को बताने के लिए शहर और गांव की ओर जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी गुरुवार को बिलासपुर पहुंचे। भाजपा कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र में मोदी सरकार के कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला, साथ ही राज्य सरकार की तमाम कमियां गिनाई। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में सिलसिलेवार जानकारी दी जा रही है। भाजपा नेता केंद्रीय योजनाओं से लोगों को मिलने वाले लाभ की बातें बता रहे हैं। गुरुवार को बिलासपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार देश में हर वर्ग का ख्याल रख रही है। 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार के बड़े फैसले और कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मोदी के गरीब कल्याण की यात्रा लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बीते 8 साल में मोदी की सोच ने देश में एक नया नारा दे दिया है, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने बताया कि इस दौरान देश की जीडीपी दोगुनी हुई है, एम्स की संख्या बढ़ी है, स्कूलों की संख्या में इजाफा किया गया है, किसान, गरीब, महिला, नवाचार, मजबूत पहचान, इतिहास की समस्याओं का समाधान, ये सब 8 साल की यात्रा के उदाहरण हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जिस बड़े लक्ष्य को लेकर 8 साल की यात्रा पूरी की, और मोदी जी का एक बड़ा लक्ष्य, मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण के लिए पूरी उनकी प्रतिबद्धता है और उसके लिए काम में लगे हुए हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्रीय योजनाओं का यहां दुरुपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एक भी आवास तैयार नहीं कराए गए, जबकि यहां के लिए 16 लाख आवास की मंजूरी दी गई है। श्री सिंह ने कहा कि गोबर बीनने वालों को शामिल कर लिया गया है, इसीलिए बेरोजगारी दर कम होने का दावा किया जा रहा है। मैं तो विधानसभा में पूछा था, 5 लाख बेरोजगार हैं, उनका कहना है 5 लाख को रोजगार दिया, मगर विधानसभा में जवाब दिया 12,600 लोगों को रोजगार दिया। मैं तो पूरे छत्तीसगढ़ में घूम के पूछता हूँ क्या कोई नया मास्टर बना, कोई नया पटवारी बना, कोई नया पुलिस वाला बना? छत्तीसगढ़ में रोजगार का कोई अवसर नहीं है। अब गोबर बीनने वालों को यदि रोजगार के दर्जा दे रहे हैं तो मुझे लगता है उसी को गिनती हो रही है कि गौठान में गिन रहे हैं गोबर और उन्हों को रोजगार बता रहे हैं। रोजगार आज तो छत्तीसगढ़ में 3 साल में 10 नवयुवक भी नहीं मिलते जिनको रोजगार मिला। उन्होंने कहा कि मोदी के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 8 साल के अंदर देश से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है। मात्र राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की सरकार बची है। विकास के सारे काम बंद है, सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल, कोई काम नहीं। नरवा गरवा घुरवा बारी करके 3.5-4 साल निकल गया, मगर वहाँ भी कोई विकास वहाँ दिखता नहीं। तो मुझे लगता है कि आज छत्तीसगढ़ में एक और निराशा है, और इस 8 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने देश को दुनिया के अंदर एक मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। पत्रकार वार्ता के दौरान मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ठाकुर, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी, जिला भाजपा अध्यक्ष रामदेव कुमावत, भाजपा नेत्री हर्षिता पांडे सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। यूपीएससी की सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा रविवार 5 जून को आयोजित की जा रही है। प्रीलिम्स परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करने के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों की जांच की जा रही है। जिला प्रशासन ने मुख्यालय में इसके लिए 24 केंद्र बनाए हैं, जहां पंजीकृत 8,584 उम्मीदवार परीक्षा में बैठेंगे। इस वर्ष यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए प्रभारी बनाए गए अतिरिक्त कलेक्टर AR टंडन ने बताया, सभी केंद्रों के लिए सक्षम अधिकारी
नियुक्त कर दिए गए हैं। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अलग से परीक्षा केंद्र बनाया गया है। दोनों पालियों में परीक्षा संपन्न कर गोपनीय सामग्री सील कर रविवार को ही रजिस्टर डाक से दिल्ली रवाना किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रीलिम्स है, उसमें हमारे यहाँ 24 सेंटर हैं। सभी सेंटर में हमने ज्वाइंट कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स और तहसीलदार लोकल LI उसकी नियुक्ति कर चुके हैं। सभी सेंटर में हमारे पर्याप्त व्यवस्था है। सभी सेंटर में हमारे यहाँ परिवहन अधिकारी के रूप में सुबह अलग, शाम के अलग हमने 24 सेंटर में 24 मॉर्निंग के लिए, 24 डे के लिए रखे हैं अलग अलग। इनका काम है यहाँ से पेपर ले जाना बॉक्स में और वहाँ जाना, वहाँ पैकेट खोल के वहाँ वितरण करें निर्धारित समय में। उसके बाद उसको उसी दिन रजिस्ट्री करके, मेन डाकघर हमारी खुली रहेगी, उसी दिन उनका काम है रजिस्ट्री करके भेजना। फिर दोपहर अधिकारी जो अलग हैं उनको फिर बंडल हम देंगे। उनकी काम है सेंटर में ले जाना, उनको परीक्षा लेना, फिर उसी दिन उसको रजिस्ट्री कर देना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रवास को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तल ने ग्राम पंचायत सचिवों मुख्यालय में उनको रहने के जो है आदेश जारी किए हैं। कुछ पंचायतों में अब भी सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन्हें प्रशासन के किसी आदेश की परवाह नहीं है। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तल ने सभी पंचायत सचिवों को मुख्यालय में रहने और ग्रामीणों से मिल रही शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यालय छोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की हिदायत दी गई है, लेकिन बिलासपुर जिले के कुछ पंचायत ऐसे हैं जहां कलेक्टर के आदेश का पालन तक नहीं किया जा रहा है। बेलतरा विधानसभा और बिल्हा विकासखंड के पंचायत सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं। ग्राम पंचायत कछार की बात करें तो यहाँ के वर्तमान सचिव राजीव श्रीवास का तबादला अन्य पंचायत में किया गया है। इसके बाद भी सचिव इसी पंचायत में डटा हुआ है। मुख्यालय नहीं आने के कारण पंचायत के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार पंचायतों का दौरा कर रहे हैं जहां उन्हें शिकायतें मिल रही हैं। उसकी जानकारी वह जिम्मेदार अधिकारी को दे रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में पंचायत स्तर में सरकार चाह रही है कि कसावट आए और सीधा जनता से जुड़े सब काम हो, और जिस ग्राम पंचायत में अगर सचिव की अनुपस्थिति पाई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जिसे हम पूरे कांग्रेसी निरंतर दौरे में सतत निगरानी कर रहे हैं कि सचिव कार्यालय में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और अगर कहीं अनुपस्थित हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री की ग्रामीणों से सीधी बातचीत को लेकर प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। यही कारण है कि कलेक्टर ने ग्राम पंचायत के सचिवों को मुख्यालय में रहने के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इसका पालन होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जब से सेंद्री तुर्काडीह 6 लेन बनकर तैयार हुआ है, वहां भारी वाहनों की आवाजाही सड़क से हो रही है। खनिज संपदा से लगे भारी वाहन इस मार्ग से अब आना जाना कर रहे हैं, लेकिन खनिज विभाग की चौकी का निर्माण इस मार्ग पर नहीं कराया गया है। पूर्व में कोनी और सकरी में खनिज विभाग की चौकी बनाई गई थी, लेकिन अब इन चौकियों में एक भी वाहन पर्ची दिखाने नहीं आते। यहाँ बैठे कर्मचारी मक्खी मारते हैं। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि 6 लेन में खनिज चौकी का जल्दी निर्माण कराया जाए, जिससे विभाग को राजस्व का नुकसान न हो। कोविड के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाह और नियम विरुद्ध संचालित हॉस्पिटल पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। 2 दिन में दूसरी बड़ी कार्यवाही करते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग ने शहर के हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सील कर दिया है। इस तरह से स्वास्थ्य विभाग अब ऐसे अस्पतालों पर कार्यवाही की मुहिम तेज कर रहा है। लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। दरअसल बीते दिनों नर्सिंग होम एक्ट की टीम ने हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, जिसमें हॉस्पिटल में कई खामियां मिली थी। हॉस्पिटल में चिकित्सक नहीं होने के साथ संसाधनों का बड़ा अभाव था। टीम ने इसे नर्सिंग होम एक्ट के विपरीत मानते हुए जिला समिति के सामने रखा। जिला समिति ने पंजीयन निरस्त कर हॉस्पिटल का संचालन बंद करने के निर्देश दिए, लेकिन इस निर्देश के बाद भी हॉस्पिटल संचालक हॉस्पिटल बंद होने की गलत जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देकर इसका संचालन कर रहा था, जिसे लेकर गुरुवार को सीएमएचओ और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां छापामार कार्रवाई की। हेल्थ केयर हॉस्पिटल है ये, इसको पहले भी नोटिस दी जा चुकी है। इसको पहले इंस्पेक्शन किया गया था,
तो इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि ऐसा ऐसा सुधार करिए, ये करिए, वो करिए, मतलब जो जो कमियां थी उनके बारे में उनको नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस किया नहीं। तो कलेक्टर का हिसाब से मतलब इसको निरस्त करने का परमिशन दे दिया गया है, तो हम सील करके इसको निरस्त कर देंगे। टीम ने निरीक्षण में पाया कि पंजीयन निरस्त करने के बाद भी मरीजों को भर्ती कर हॉस्पिटल का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है और नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और गंभीर लापरवाही मानते हुए तत्काल प्रभाव से अस्पताल को सील कर दिया है। इसके साथ ही संचालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई है। मालूम हो कि एक दिन पहले स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने पर दयावती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी सील किया है। 2 दिन में 2 बड़ी कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित होने वाले हॉस्पिटलों में हड़कंप मचा हुआ है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से जिला अस्पताल में पोर्टेबल वार्ड तैयार कराए गए थे, मगर कोरोना की रफ्तार मंद पड़ने के बाद इन पोर्टेबल आइसोलेशन वार्ड को भी छोड़ दिया गया था। हालांकि एक बार फिर इन वार्डों को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। फिलहाल एक वार्ड को ही संवारा गया है। मरीजों की संख्या को देखते हुए अन्य वार्डों को भी शुरू करने की बात प्रबंधन कह रहा है। जिला अस्पताल को शुरू तो कर दिया गया है, मगर यहां आने वाले मरीजों का शायद प्रबंधन ध्यान नहीं रख रहा। यही कारण है कि पुरानी जिला अस्पताल बिल्डिंग में किसी भी प्रकार की जांच शुरू नहीं की गई है। मरीजों को सोनोग्राफी सहित एक्सरे और अन्य जांच कराने के लिए मात्र शिशु अस्पताल जाना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी होती है। फिलहाल यहां ओपीडी की संख्या भी कम है। शहर में ठंडा पड़ा भूमिगत नाली निर्माण का कार्य फिर शुरू किया गया है। आपस में पाइप जोड़ने कई इलाकों में खुदाई की जा रही है। बारिश सिर पर है, ऐसे में सीवरेज का कार्य शहरवासियों को सताएगा। बड़े बड़े गड्ढे राह चलते लोगों के लिए मुसीबत बनेंगे। कीचड़ में सकरे रोड पर चलना खतरे से कम नहीं रहेगा। मेन रोड में भूमिगत पाइप बिछाने 15 फीट गहरा और 12 फीट तक चौड़ा गड्ढा खोदा जा रहा है। जवाली पुल के पास शनिचरी रपटा और सरकंडा सीपत मुख्य मार्ग में ये काम चल रहा है। रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि हाई वोल्टेज करंट वाली बिजली लाइन के नीचे खुदाई करने से बाज नहीं आ रहे। उनके इस कारनामे से टावर गिरने का खतरा बना हुआ है। शहर के आसपास रेत खदानों में अवैध खनन का कारोबार खूब फल फूल रहा है। खास बात यह है कि अवैध उत्खनन के सबसे खतरनाक और लोगों को सीधे प्रभावित करने वाले मामले शहर के 5 से 15 किलोमीटर के दायरे में ही सामने आए हैं। जब कोई बड़ी घटना होती है तो प्रशासन की ओर से शुरुआती जांच पड़ताल और सख्ती की जाती है, लेकिन समय गुजरने के साथ मामला दब जाता है तो अवैध उत्खनन और तेजी से शुरू हो जाता है। ताजा मामला ग्राम पंचायत लोखंडी का है। यहाँ इस कदर अवैध रेत उत्खनन माफिया द्वारा किया जा रहा है कि हाई टेंशन का टावर भी इसकी चपेट में आने लगा है। चंद रुपयों के लालच में इन रेत माफियाओं द्वारा हाई टेंशन टावर के पास ही नदी की खाली जमीन में खुदाई की जा रही है। बाकायदा लोखंडी घाट में 2-2 मशीनें लगाकर अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इन्हें रोकने वाला खनिज विभाग का अमला मौन बैठा है। नदी किनारे में लगे यह टावर कभी भी नदी पर आ सकते हैं। दरअसल टावर के पास इन माफियाओं द्वारा रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है। यदि नदी में पानी का बहाव तेज आया तो यह टावर नदी में ही धराशायी हो सकता है, लेकिन इस ओर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान ही नहीं जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। चोरी गया ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया है, लेकिन दोनों मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। मंगला निवासी गोवर्धन यादव ने ट्राली समेत ट्रैक्टर चोरी की रिपोर्ट पिछले महीने सिविल लाइन थाना में लिखाई थी। मंगला सोसाइटी के पास रखा ट्रैक्टर और ट्राली चोरी होने की रिपोर्ट धूरीपारा निवासी मालिक गोवर्धन यादव ने सिविल लाइन थाने में लिखाई थी। 15 दिन बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने सरकंडा थाना क्षेत्र के बैमा गांव से ट्रैक्टर बरामद कर एक आरोपी को पकड़ा है, जबकि चोरी करने वाले दोनों आरोपी युवक फरार हो गए हैं।
बताया जा रहा है फरार आरोपी उप सरपंच के नजदीकी रिश्तेदार हैं। मयंक करके जो आरोपी हैं जिसके पास ये बरामद हुआ है, और इसमें 2 अन्य जो चोर हैं जिन्होंने इसको जिन्होंने इसको उठाया था, वो भी इसके रिश्तेदार हैं और उनके नाम आ चुके हैं। उनको भी अपन जल्दी से ही बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो इंजन है, ट्रैक्टर का इंजन, वो बरामद हो चुका है। अभी उसकी ट्रॉली जो है वो जब और आरोपी जब पकड़ाएंगे तो उनसे फिर पूछताछ के दौरान फिर वो ट्रॉली भी बरामद की जाएगी। ट्रैक्टर मिल गया है, परंतु साथ में चोरी गया ट्रॉली का सुराग फरार आरोपियों के पुलिस पकड़ में आने पर ही हाथ लगेगा। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चकरभाटा थाना क्षेत्र में महिला संबंधी अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला इस थाने के क्षेत्र छतौना से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक घर के बाहर नाबालिग टहल रही थी, तभी गांव का युवक घासीराम धूरी पहुंचा और उसे जबरदस्ती ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, आरोपी ने नाबालिग के साथ किए कृत्य का जो है फोटो वायरल करने की धमकी दी, और लेकिन किसी तरह बच्ची घर पहुंची और अपनी व्यथा परिजनों को सुनाई। परिजन तत्काल चकरभाटा थाना पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 376, 46 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश में जुट गई है। और इधर इसी थाना क्षेत्र के रेंगी से अनाचार का एक और मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोटा क्षेत्र की एक महिला को भारती नगर निवासी महेश अग्रवाल, जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, उसने तो पहले काम दिलाने का झांसा दिया और फिर चाकू की नोक पर उसके साथ अनाचार किया। यही नहीं, इस प्रॉपर्टी डीलर ने मामले की जानकारी किसी को नहीं देने की बात कहते हुए उसके पति को जान से मारने की धमकी भी दी। धमकी और लोकलाज के भय से पीड़ित महिला पहले तो चुप रही, मगर घटना के लगभग 3 महीने बाद आप बीती पति को सुनाई। पति पत्नी ने चकरभाटा थाना पहुंचकर मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने धारा 376 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी प्रॉपर्टी डीलर महेश अग्रवाल की अब सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा, सेवा, सुशासन और गरीबों का कल्याण कर रहे देश के प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जनता को ठगा। कोविड के बाद एक्शन में दिखे सीएमएचओ, लगातार दूसरे दिन चली निजी नर्सिंग होम सील करने की कार्यवाही। रेत का अवैध उत्खनन बना खतरा, खनिज विभाग ने मूंदी आंखें। मनरेगा कर्मचारियों ने राज्य सरकार को दी चेतावनी, मांगों पर नहीं किया अमल तो देंगे सामूहिक इस्तीफा। और आर्थिक तंगी के चलते अंधेरे में है एक परिवार, नहीं आया कोई मदद के लिए सामने। हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मचारियों पर सरकार कड़ा रुख अपना सकती है। इस बात से नाराज होकर मनरेगा कर्मी अब सामूहिक इस्तीफा देने का विचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मनरेगा कर्मियों के 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इसी बीच राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनरेगा कर्मचारियों की 2 सूत्रीय मांग पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम सरकार ने कर्मचारियों के हित में नहीं उठाया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर 29 अप्रैल को मनरेगा महासंघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात भी की थी। इसके बाद भी कोई बात नहीं बनी। शासन द्वारा मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण महासंघ ने हड़ताल जारी रखा है, लेकिन अब राज्य सरकार हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों पर एक्शन के मूड में आ गई है। राज्य सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने वाला निर्देश जारी किया है, जिसकी जानकारी लगते ही मनरेगा कर्मी अपना आंदोलन और उग्र करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कोई सख्त रवैया अपनाया तो वह सामूहिक इस्तीफा कलेक्टर को सौंपेंगे। अगर सरकार हमारे खिलाफ में कोई कदम उठाती है तो हम क्या करेंगे?
तो इसके लिए हमने पूरा उग्र आंदोलन का भी तैयारी कर लिया है। हम शांति के साथ अभी तक के चलते हुए आए हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेंगी तो हम आगे आंदोलन को उग्र करेंगे और धरना प्रदर्शन को और उग्रता की ओर लेकर के जाएंगे। ये इस्तीफा हम अपने संबंधित जिला के प्रमुख है जो कलेक्टर सर हैं उनको देंगे और प्रांत से प्रांतीय टीम अपने प्रांत को देंगे। सब मिलाकर के मतलब स्टेट में 15,000 अपने अपने रोजगार सहायक हैं वो जनपद सीईओ को देंगे, बाकी जो कर्मचारी हैं वो जिला पंचायत सीईओ को देंगे। अलग अलग कड़ी में सब लोग को अलग अलग देना है। अब देखना होगा कि हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के सामूहिक इस्तीफे की घोषणा के बाद राज्य सरकार क्या निर्णय लेता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर ग्रामीण इलाकों में अधिकारियों की सक्रियता बढ़ गई है। पंचायतों में नरवा, गरुआ, घुरुआ और बारी समेत भूमिहीन परिजनों के आवेदनों के निराकरण पर जोर दिया जा रहा है। अलग अलग पंचायतों में सरपंच, सचिव, भूमिहीन परिवारजनों का आवेदन लिया जा रहा है। इसके साथ ही गौठान की देखरेख और वर्मी कंपोस्ट खाद की उपलब्धता, बिक्री समेत गोबर खरीदी पर जोर दिया जा रहा है ताकि कोई भी अधिकारी आए तो उन्हें इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों में होता हुआ नजर आए। कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश हुआ है कि मुख्यालय नहीं छोड़ना है पंचायत सचिवों को। अभी क्या है, अभी माननीय महोदय मुख्यमंत्री का दौरा कार्यक्रम है और उनकी प्रथम योजना है नरवा, गुरुआ, घुरुआ और इन्हीं संचालित के लिए अभी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और अभी आदेश आया हुआ है छत्तीसगढ़ शासन से भूमिहीन परिवारों का आवेदन लेना है, पात्र हितग्राहियों का। जल आवर्धन योजना के तहत रतनपुर के लिए 25 करोड़ की राशि शासन ने स्वीकृत की थी। लगभग 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी योजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। इस संबंध में रतनपुर के ज्येष्ठ नागरिक संघ और रतनपुर ब्लॉक बनाओ समिति के द्वारा स्थानीय नगरीय निकाय कार्यालय में पहुंचकर अपनी बात रखी। उन्होंने नगर पालिका अधिकारी से पूछा कि 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी जल आवर्धन योजना को मूर्त रूप क्यों नहीं दिया जा रहा है और इस संबंध में उनके द्वारा आगे क्या कार्यवाही की गई है। इस पर नगर पालिका अधिकारी ने अमृत मिशन योजना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही। इस तरह दोनों पक्षों के बीच घंटों सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा और अंत में निष्कर्ष के तौर पर कोई भी संतोषप्रद हल जो है वो नहीं निकल पाया। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 9/11/2020 को यहाँ पे आदेश हो चुका था कि रतनपुर को जल आवर्धन योजना बनाना है, परंतु आज दिनांक तक किसी तरह की यहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं दिख रही है। उसी तारतम्य में ज्येष्ठ नागरिक संघ और रतनपुर को ब्लॉक बनाओ समिति द्वारा आज उसी की जानकारी लेने के लिए हम मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास आए थे। का आरोप निराधार है। पहले जल आवर्धन योजना के नाम पे हमारे यहाँ लगभग 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमको विभाग से मिली थी, जिसका विधिवत DPR भी जो है जमा कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान में जो विभागीय कार्यवाही है वो मिशन अमृत 2.0 के तहत होनी है और इसके लिए DPR में कुछ चेंजेस करवाए गए थे। हमने वो DPR जो है करेक्शन करके हमारे विभाग में उसको सबमिट भी कर दिया है। अब उसके परीक्षण की कार्यवाही विभाग में चल रही है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद पेंड्रीडीह से लगे मस्तूरी बाईपास में पुल का निर्माण कार्य जारी है। 15 जून तक इसे तय सीमा में पूरा किया जाना है। हालांकि इससे पहले भी निर्माण कार्य की 2 डेडलाइन NHAI ने पार कर दी है। कार्य को देखकर ऐसा नहीं लगता कि तय समय सीमा में ये पूरा हो सकेगा। इस मार्ग से आवागमन करने वाले राहगीर इसका निर्माण जल्द पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनकी परेशानी खत्म हो। आजादी के 75 वर्ष बाद भी मुंगेली जिले के एक गांव का परिवार अपना जीवन यापन अंधेरे में कर रहा है। रिहायशी इलाके के इस घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है और परिवार चिमनी के भरोसे है। इस परिवार पर आर्थिक तंगी है और आज तक वो अपने घर में बिजली का कनेक्शन नहीं लगा पाया है। परिवार की इकलौती बिटिया की चाह है कि जब भी उसका विवाह हो तो घर में रोशनी रहे। लोरमी के ग्राम नवागांव जैत का ये परिवार रिहायशी इलाके में ज़रूर निवासरत है, लेकिन आज भी इनकी ज़िंदगी में अंधेरा कायम है। आज लोग कहां से कहां पहुंच गए, मगर इस गरीब परिवार को बिजली नसीब नहीं हुई।
आर्थिक तंगी की वजह से इस परिवार ने आज तक कभी बिजली का कनेक्शन ही नहीं लिया और न ही किसी जिम्मेदार ने इनकी सुध ली। यह परिवार शुरू से आज तक कई पीढ़ियों से अंधेरे में रहने को मजबूर है। इस डिजिटल युग में अगर 1 मिनट के लिए भी बत्ती गुल हो जाए तो लोग हाय तौबा मचाने लगते हैं। लेकिन सोचिए, अगर मैदानी इलाके में घर के पास बिजली का कनेक्शन होने के बाद भी घर में उजाला नहीं हो तो इसे क्या कहा जाए। मिट्टी के तेल से चिमनी जलाकर घर को रोशन करने की उनकी मजबूरी है। शासन की एकल बत्ती सहित तमाम योजनाएं यहां आकर दम तोड़ देती हैं। इस घर की बेटी ने रूंघे गले से ये इच्छा जाहिर की है कि उसकी जब भी शादी हो तो कम से कम शादी के दौरान उसका घर रोशनी से जगमगाता रहे। मन जब से आए हैं तब से लाइट नहीं लगे है। हमारे सियान पर हल लाइट लगाच नहीं है। काबर नहीं लगा है? शुरू कुम सियान में लगाच नहीं है हमारा। हम माटी तेल में माने यह करत हन बार के रहत। से मैं जन्म ले हूँ तब से ना मोर घर में मोबाइल लाइट नहीं है और मेरे पापा बिल नहीं पटा सकती है, उसके पास पैसा अखर जाती है। अच्छा, अखर थे मतलब तो ना अंधियार में हमार रही था। मोर सपना हवा मोर शादी में 3 दिन तक लगना चाहिए लाइट। जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर को जब ये बात पता चली तो दूसरा दौरा छोड़कर प्रभावित परिवार के घर जा पहुंची और उनका हाल चाल लिया। घर वालों से बात करके उन्होंने संकल्प लिया कि इस घर में वह बिजली कनेक्शन लगवाएंगी, साथ ही इस घर का बिजली बिल भी वो खुद भुगतान करेंगी। जिला पंचायत अध्यक्ष के इस संकल्प से इकलौती बिटिया की ख्वाहिश के साथ ही मोबाइल की मांग भी पूरी होगी। आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी हुई है कि यहाँ पे कभी भी लाइट नहीं लगाया गया है, तो इसके निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ आई थी और वास्तविक में यहाँ मैं जो देखी हूँ कि किस प्रकार से ये लोग अंधेरे में काम करते हैं, अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसको मैं देख करके आज मैं सभी के सामने ये संकल्प लेती हूँ कि इनके घर की लाइट जो है मैं लगवाऊंगी और इसके साथ ही साथ इसकी जो भी फीस बनेगी, बिल बनेगी, उसको मैं खुद गोद लेती हूँ। और अभी हमारी बहन की जो एक इच्छा थी कि जब भी मेरी शादी हो तो कम से कम 3 दिन का लाइट जले, ऐसे ही इनका मांग था और मोबाइल का मांग था। तो आज सारी मांगों को मैं आप सभी के समक्ष मैं संकल्प करती हूँ कि इनकी हर मांगे को पूरी करके करूँगी। विद्युत कटौती को लेकर जहां आज आंदोलन, घेराव जैसे हालात हो जाते हैं, वहीं कुछ घंटे बिजली बंद होने से जीना भी मुहाल हो जाता है। ऐसे में उम्र भर अंधेरे में जीवन यापन करने का दर्द इस परिवार से बेहतर भला कौन जान सकता है। बहरहाल अब इस घर की बेटी का सपना जरूर साकार होगा। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के 5 ग्राम पंचायतों में उप निर्वाचन के लिए मतदान 28 जून को होगा। इसके लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी के अनुसार विकासखंड गौरेला के गोरखपुर ग्राम पंचायत, विकासखंड पेंड्रा के बंधी, जाटा देवरी और जमड़ी खुर्द ग्राम पंचायत सहित मरवाही विकासखंड के ग्राम पंचायत साल्हे कोटा में निर्वाचन किया जाना है। इन पंचायतों में धारा 144 के साथ ही आदर्श आचार संहिता के नियम लागू कर दिए गए हैं। 3 जून शुक्रवार से नाम निर्देशन पत्र जमा करने की कवायद शुरू हो रही है। 9 जून तक नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। 10 जून को इनकी जांच की जाएगी। 13 जून को नाम वापस लेने का प्रतीक आवंटन और 28 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। उपचुनाव परिणाम की घोषणा 30 जून को की जाएगी। इधर चाटीडीह मेलापारा में अमृत मिशन पाइपलाइन का काम चल रहा है, जिसके लिए रोड के बीच
जो है खुदाई की गई है। अमृत मिशन पाइपलाइन के काम के कारण यहाँ रोजाना शाम को आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वार्ड में स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण अमृत मिशन के काम से लोगों को खतरा बना हुआ है। राहगीरों को यहाँ से अंधेरे में ही आना जाना करना पड़ रहा है। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि कभी कोई दुर्घटना न हो। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। बुधवार की शाम को गांधी चौक से लेकर शिवटाकी चौक तक नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्यवाही की गई। यातायात डीएसपी संजय साहू, टीआई मोहन भारद्वाज सहित यातायात के जवानों ने अव्यवस्थित खड़े वाहनों पर कार्यवाही कर चालकों से जुर्माना वसूल किया। बिलासपुर पुलिस के द्वारा एक तीसरी आंख योजना चालू की गई है जिसमें कोई भी शिकायत कर सकता है यातायात संबंधी जो भी समस्याएं हों। तो गांधी चौक के आसपास काफ़ी सारी कोचिंग संस्थान है जहां पे नो पार्किंग जैसी स्थिति बहुत बनती है, जहां लगातार शिकायतें मिल रही थी। तो आज इस पर कार्रवाई करने के लिए हमारी कोतवाली क्षेत्र की ट्रैफिक टीम और मेरे द्वारा सघन कार्रवाई की गई है, जिसमें काफ़ी सारी गाड़ियों को लॉक किया गया है, उठाया गया, फाइन काटा गया है और इस रूट पे लगातार कार्रवाई चलती रहेंगी। सार्वजनिक स्थानों के आसपास पार्किंग की सुविधा रहती है। अगर आपको भी ऐसी कोई असुविधा होती है तो इसके लिए आप अपने वाहनों को कहीं सुरक्षित रख दीजिए। इसके बाद चैन से शॉपिंग कीजिए। फिर ऐसा नहीं रहेगा कि वाहन खड़ा है, कहीं कार्यवाही न हो जाए। तो रहिए सतर्क, सुरक्षित। मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।